अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर एक सिक्के को टास्क के लिए उछाला जाए तो या हेड आएगा या टो। डेट मीन्स के दोनों का आने का चांस 50-50, उसमें कोई ट्रिक नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत प्रायोरिटी 1 पे रखनी, उसको आपने प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, और आजकल के हालात में जबकि कोरोना फैला हुआ है और लोग एहतियातें भी कर रहे हैं, डरे सहमे भी बैठे हैं, घरों में भी दबके बैठे हैं, और फिर कामकाज भी नहीं हो रहा, तो आपको सेहत को प्रायोरिटी 1 देनी पड़ेगी ना। और अगर आपने उसको 50-50 के चांस पे नहीं छोड़ना सिक्के की तरह, तो आपको जाहिर है प्रायोरिटी 1 देते हुए उसके कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या करना है? अपनी कुव्वत मदाफियत मजबूत रखनी है, अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, अपने जिस्म को वेट को कंट्रोल करना है, वजन मुतवाजन रहे। और जब ये सारी चीजें आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, न्यूट्रिशन पूरी लेंगे, नींद पूरी करेंगे, अपनी रेस्ट नींद पूरी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत स्ट्रांग रहेगी और वो 50-50 चांस पे नहीं होगी। आपकी सेहत मजबूत होगी, सेहत अच्छी होगी, और आपको अल्टीमेटली फायदा पहुंचेगा कि आप हर कामकाज हर वक्त चुस्ती और हिम्मत से कर पाएंगे, और आपकी सेहत और जिंदगी इंशाल्लाह लंबी हो जाएगी। मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं। इस्लामाबाद से आमिर इस्माइल, एज 29, लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे नी पेन और इम्पोटेंसी का मसला है पिछले 3 साल से। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है बट ऑल इन वेन। आमिर सुहेल साहब, ये दोनों जो नी पेन है और जो आपकी इम्पोटेंसी का तल्लक है, ये आपके लोअर वर्टेब्रा L3 से दोनों का एक ही जगह से तल्लक है। Here is impotency और here is knee problem। ये घुटने जहां से खराब हो गए। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारी स्पाइन वीक हो जाए, लेट्स से मैंने एक गुजारिश की थी पहले एक प्रोग्राम में, अगर आप याद हो आपको, कि हड्डियां 7 चीजों से बनी है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इनमें जब कमजोरी आ जाती है, हर चीज तो हमारे खून पे, निजाम पे मुनहसर है ना, जहां खून नहीं जाएगा वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और जब लोअर वर्टेब्रा L3 में, ये इस जगह पे आपके प्रॉब्लम आएगा, तो उस सूरत में ये होगा कि यहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर आपने MRI कराई हो तो उसमें L3 में आपका थीकल सैक उन्होंने लिखा होगा कि दैट इज कंप्रेस्ड। जब वो कंप्रेस्ड होगा तो रिफ्लेक्सेस भी प्रॉपर काम नहीं करेंगी, दिमाग मुंतकिल ही नहीं कर सकेगा, और ये सारा काम तो दिमाग के रिफ्लेक्सेस के जरिए होता है। स्पेशली इंपोर्टेंसी जहां तक कंसर्न है कि आपका दिमाग कुछ ऑर्डर्स नहीं देगा आपके ऑर्गन्स को, तो वो कैसे मूव करेंगे। और इसी तरह नीज में होता है कि जब यहाँ से रिफ्लेक्सेस स्टिफ होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से L3 से पाँव के नीचे तक, ये इधर पाँव के नीचे तक नर्व्स आती हैं, और स्पेशली ये नीज को अफेक्ट करती हैं, जहाँ से अगर ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्सेस में आएगा, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स प्रेस हो जाएंगे, थीकल सैक कंप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो उससे नर्व इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगेगी। और जब इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगेगी तो फिर यहाँ वो ऑस्टियोपैथिक चेंजेस की तरफ जाएगी, नीज में दरमियान में गैप आ जाएगा जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, या उनकी स्पेस जो नीज के दरमियान में है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेगी क्योंकि नर्व्स इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गई। तो आई सजेस्ट, आई एडवाइज कि आप किसी कायरोप्रैक्टर से रजू करें, इस्लामाबाद में ढूंढ लीजिए, नहीं तो लाहौर तशरीफ ले आइए, दोनों काबिल इलाज मर्ज हैं। और चूंकि खून का निज़ाम अफेक्ट हो चुका है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही आपकी इम्प्रूव करेगी, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी एज इस इन प्रॉब्लम्स की नहीं है। Just 29 is no age for this knee pain and impotence। पेशावर से फरीन जबीन, एज 24, लिखते हैं कि मुझे मोटापे का मसला है। ये ओबेसिटी और मोटापा कुछ वजूहात की बिना पे आता है, ऑफ कोर्स जीन्स में भी होता है, लेकिन इसके 3-4 वजूहात होते हैं। एक तो आपका न्यूट्रिशन पूरी
से ज़्यादा लेना। लेट से एक नॉर्मल काम काज करने वाले को 2000 से 3000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा अगर भाग दौड़ आप करती हैं, कोई जॉब करती हैं या कुछ, मुझे नहीं आपने तफसील लिखी, 24 एज में तो आपको नहीं मोटापा आना चाहिए। तो डैट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ निज़ाम में ख़राबी है, आपके हार्मोन्स में ख़राबी है, या आपकी न्यूट्रिशन में ज़्यादा आप ले रही हैं। और अगर आप ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रही हैं तो उनको फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाती, और इसकी एडिशनल वजह ये होती है कि ज़हनी और इमोशनल तौर पे थोड़ा इम्बैलेंस होना। या आप दवाइयाँ भी अगर बेशुमार लेंगी, मुझे नहीं पता आपको बाकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे ये हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और मोटापा आ जाएगा। पहले उसको डायग्नोज कराइए कि मोटापे की वजूहात क्या है, इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा। इसका आपका हाजमा भी ख़राब हो सकता है। लेट से कि आपको फिजिकल इम्बैलेंस में ये चीज़ें आती हैं। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो वो भी प्रॉपर आपकी न्यूट्रिशन अगली आगे उसको पास नहीं करेगा जितनी आपको ज़रूरत है, और हार्मोन्स अफेक्ट होने से मोटापे का शिकार आप हो गई हैं। तो इसका डायग्नोसिस कराइए और इलाज कराइए। आप पेशावर में हैं, अगर उस जगह से डायग्नोज करा के अगर कोई MRI करा लें, या आपके हार्मोन्स का कोई आपने किसी लेडी डॉक्टर को दिखाया हो, कोई प्रॉब्लम उन्होंने डायग्नोज किया हो, तो वो कंसल्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप प्लीज। कोयटा से असलम खान, एज 37, मेरी वेन्स स्वेल रहती हैं। मैं नेट पे सर्च किया तो मुझे वेरिकोज वेन्स का इशू है। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और मेडिसिन ली है, बट ऑल इन वेन। ओके असलम खान साहब, ये वेरिकोज वेन्स इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि आपके खून के निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। ये लोअर वर्टेब्रा L2 से, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये वेरिकोज वेन्स है, जहाँ पे अभी ये डॉट है वेरिकोज वेन्स, और ये L2 से आती हैं, लोअर वर्टेब्रा L2। यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट आई है जिसकी वजह से आपका पूरा ब्लड फ्लो अफेक्ट हो गया है जो लेग्स को। तो आमतौर पे ये वेरिकोज वेन्स का ये तो वजह एस्टेब्लिश हो गई कि वहाँ पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर लम्हे जो दिल धड़कता है उसकी धड़कन के साथ हेड टू टू सर्कुलेट करता है, वो पूरा नहीं जा रहा। लेकिन उसका डायग्नोज अभी तक नहीं हुआ कि वजह क्या हुई। नॉर्मली L2 से आता है, लेकिन अगर आपने कोई MRI कराई हो तो डू सेंड इट टू मी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। और एडजस्टमेंट कराइए किसी कायरोप्रैक्टर नज़दीक से। कोयटा से आई कांट सजेस्ट यू टू कम हेयर। अगर आप इधर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज लुक फॉर वन इन कराची विच मे बी क्लोजर देन लाहौर। अलीना इम्तियाज, मुझे इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, 5 साल से सो नहीं पाती, मेडिसिन लेती हूँ लेकिन प्रॉब्लम रहता है। मोहतरमा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि अगर आप मेडिसिन लें और कोई अच्छा सा टीवी प्रोग्राम देखने बैठ जाएं अपनी पसंद का, तो क्या आपको नींद आएगी? एक्चुअली ये आपकी, जब आप लेटती हैं तो आपको सोने के लिए लेटना है, सोचने के लिए नहीं। 3 वजूहात होती हैं नींद ना आने की। एक, सर्वाइकल की डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से नींद नहीं आती, ये नींद का ना आना, ये सर्वाइकल के पहले 2 वर्टेब्रा, वहाँ प्रॉब्लम हो, घंटे 2 घंटे बाद आंख खुल जाती है या नींद आती नहीं क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही होती। दूसरा मसला ये होता है कि आप एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रहती हैं। ख़वातीन अक्सर वैसे ही रहती हैं एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में। और अलीना, आप 39 में है, आपने लिखा मैरिड हैं, बच्चे क्या हैं, क्या टेंशन फ्री माइंड है, या आप सोचों में ज़्यादा जाती हैं? जब तक आप इसको एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड से नहीं दिमाग को निकालेंगे, सोने के लिए लेटती हैं, तो उस सूरत में आपको नींद नहीं आए। तो प्लीज़ 3 सबब होते हैं। एक, आप सोचों में रहती हैं। दूसरा, आपके सर्वाइवल के पहले दूसरे वर्टेब्रे में प्रॉब्लम है। और तीसरा ये हो सकता है कि आप में कैल्शियम की कमी है। 1200 मिलीग्राम कैल्शियम ले लिया कर जब बेड पे जाती हैं उससे पहले, या दूध ले लिया करें, ज़्यादा अगर खालस मिल जाता है उधर से। तो ये 3 ही कॉजेज़ होते हैं, इनका तफसील नहीं लिखी। तो मैं यही समझता हूँ कि आप सोचें वगैरह ज़्यादा आती हैं या सर्वाइकल में मसला है, तो इन 2 को दूर कीजिए और अपना कैल्शियम का टेस्ट भी करा लीजिए। और अगर आपको एडजस्टमेंट C1 C2 की दरकार हो तो मैं हाजिर हूँ, या आप किसी और कायरोप्रैक्टर के पास जाइए, इंशाल्लाह ये फौरन मसला दूर हो जाए। बीबी फातिमा, एज 47,
کہتی ہیں کہ کمر درد ہے جو پسلیوں میں بھی جاتا ہے اور سٹومک اپسیٹ رہتا ہے. سٹومک کے لیے تو محترمہ آپ کھانے پینے کا انداز، تھوڑا ایٹنگ ہیبٹس بدلیے. مجھے نہیں پتا آپ شوگر پیشنٹ ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ ہیں تو آپ رات کو سوتے وقت یہ سٹومک کا جو پرابلم آپ نے لکھا ہے، تھوڑا سا ادرک کا رس، ہاف اے فٹی، جیسے گاجر کا رس نکالتے ہیں ادرک کا رس بھی نکال لیا کیجئے اور اس کو ڈائلیٹ کر کے نیم گرم پانی میں پی لیں سوتے وقت. اور اگر آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہیں تو اس میں شہد ملا سکتی ہیں، سوتے وقت لے لیا کیجئے. یہ کمر درد کا جو مسئلہ اور پسلیوں میں درد ہے، وہ اپنی ایک کوئی ایم آر آئی کرا لیجئے یا کسی کائروپریکٹر کے پاس تشریف لے جائیے، وہ بغیر ایم آر آئی کے چیک کر لے گا. اور یہ ورٹیبرا سے آتا ہے، پسلیوں کا مسئلہ تھوریسک کے ورٹیبرا سے، اور اگر لور بیک میں درد ہے تو وہ L4 سے آ رہا ہو. تو اس کا علاج ہے اور نہایت آسان علاج ہے، آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہونے سے بغیر میڈیسن بغیر سرجری کے ہو سکتا ہے. تو گو ٹو سب کائروپریکٹر پلیز. سیدہ حورین کراچی سے، ایج 28، مجھے چلنے میں درد ہوتا ہے، کیا کروں؟ شٹیکا نو اپنی جگہ پہ آ جائے پلیز بتائیں. ویٹ اٹھانے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. ویٹ اٹھایا ہوگا پہلے، اس سے آپ کی کمر میں کمزوری آ گئی ہوگی، دیٹ از اسپائنل کارڈ. ہڈیوں میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ 7 چیزوں سے بنی ہے، ان میں اگر ویکنیس آ جائے گی، ان میں اگر اسپیسنگ افیکٹ ہو جائے گی، ہڈیاں ویک ہو جائیں گی، لیٹ سے وٹامن ڈی، کیلشیم کا تو اپنا ٹیسٹ کرائیے. اور ہڈیاں ویک ہو جائیں گی، پھر آپ وزن اٹھائیں گی، جھک کے وزن اٹھائیں گی تو پرابلم تو آئے گا. وٹیبرا سے میں ڈسپلیسمنٹ آ چکی ہوگی، اپنا پلیز ایم آر آئی کرائیے، ڈائگنوزس مجھے بھیج دیے، اور یا کراچی میں کسی کے پاس کائروپریکٹر کے پاس چلے جائیے. اٹ ول بی ڈن، اٹ ول بی. ٹرکی سے مصطفیٰ صاحب، ایج 57، کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو وزٹ یو، مجھے L4 L5 کا مسئلہ ہے. ہاؤ مچ ٹائم نیڈیڈ فار می ٹو اسٹے دیئر in Lahore. محترم مصطفیٰ صاحب، I can't say. Until unless I have checked the damage, you have also not sent the MRI. اگر آپ نے کوئی MRI کرائی ہو تو وہ بھجوا دیجئے مجھے، واٹس ایپ کر دیجئے. اور اگر ڈیمیج اسیس کسی جگہ سے آپ کرا سکتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ کے ٹیشوز کس حد تک سکڑ گئے ہیں، کتنی ملی میٹر ڈسک باہر نکل گئی ہے، آپ کے نروز کتنی افیکٹ ہو چکی ہیں، انفلیمیشن کتنی جگہ آ چکی ہیں، 24 گھنٹے بلڈ فلو، آکسیجنیٹڈ بلڈ نہ جائے کسی جگہ، تو اس سے آپ کے جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب L4 L5 سے اس جگہ سے پرابلم، شاٹیکا کا پرابلم آپ نے لکھا ہے، تو اس جگہ سے جائے گا تو نروز کا بھی اکڑاؤ میں آ جانا ضروری ہے. اور پھر ان میں انفلیمیشن، انٹرنل انفلیمیشن بھی آ جاتی ہے، ٹیشوز میں بھی انفلیمیشن آ جاتی ہے. تو یہ سارے پرابلم. اور اگر ڈسک کتنی بلج ہے آپ کی ایم آر آئی میں آیا ہے تو پلیز سینڈ اٹ ٹو می، اونلی دین آئی کین ایڈوائز کہ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک. بٹ آئی کین ڈیفینیٹلی سے وتھ کانفیڈینس کہ انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. ناظرین، یہ چند ایک سوالات تھے. گزارش ختم کرتے وقت پروگرام کے میرے پھر یہ ہوگی کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیجیے، اس کو پرائرٹی 1 پہ رکھے. آج جتنی صحت کی ضرورت ہے اور صحت کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی اپنی امیونٹی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، پہلے کبھی نہیں تھی. یہ کرونا کے زمانے میں اگر آپ سٹرونگ رہیں گے، اپنے جسم کو ویک نہیں ہونے دیں گے، آپ کی امیونٹی سٹرونگ رہے گی، تو یو کین فائٹ اگینسٹ دس کرونا. ادروائز یہ ویک امیونٹی جو ہے دیٹ ول افیکٹ یو. اور یہ کرونا بہت ڈیمیجنگ مرض ہے، بہت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. تو اپنی صحت کو پرائرٹی 1 پہ رکھیے اور پلیز ٹیک کیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو تا زندگی صحت مند رکھے اور آپ اس ڈیڈ لائن کی طرف صحت مند انداز سے بڑھیے جو ہم سب کے لیے مقرر ہے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.